बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 2 जो है हम करने जा रहे हैं। पार्ट 2 और इस पार्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम देखेंगे? लेंस लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ ऊपर देखें, आपको लिंक नज़र आ जाएगा पिछले पार्ट का। पिछला पार्ट लाजमी देख लीजिए, पार्ट 1, क्योंकि पिछला पार्ट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा आपकी वॉशिंग मशीन जो घर में है वो कैसे काम कर रही है, छत पे जो पंखा लगा हुआ है वो कैसे काम कर रहा है, स्टीम इंजन जो है वो चलते थे पहले, वो कैसे चलते थे, ठीक है। और वो सारी चीज़ें, जनरेटर जो है आपके घरों में लगे हुए हैं जनरेटर, वो कैसे काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अगर समझना है ना तो फिर आप पिछला पार्ट देखिए, जिसके अंदर फैराडे का लॉ भी मैंने डिस्कस किया है और ये सारी तफसीलात भी बताई हैं, ठीक है भाई। इसमें लेंस लॉ को डिस्कस करेंगे, लेंस लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें डेरिवेशन भी है, ठीक है भाई। पहले इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अच्छा, हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर पिछला पार्ट देखना हो तो ऊपर देख लें, लिंक आपको नज़र आ जाएगा। अगला पार्ट देखना हो तो वीडियो के लास्ट में आपको अगला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो यकीनन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ये बात तो तय है। तो वो ऑलरेडी मैं सारी बना चुका हूँ, न्यू बुक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट लेक्चर 13 चैप्टर्स के बना के अपलोड कर चुका हूँ। एक ग्रैंड टेस्ट नोमेनक्लेचर का 2 घंटे का, वो भी उसमें शामिल है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑलरेडी मैं कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूँ। कंप्लीट बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिलेक्टेड लेक्चर्स की नहीं, कंप्लीट बुक्स जी। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये इसी स्क्रीन के नीचे आप देखें, आपको लोगो नज़र आएगा। रटना नहीं, समझना है, उसको क्लिक करें, ठीक है। पेज खुल जाएगा, पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो 12 केमिस्ट्री, 12 फिज़िक्स और 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी दूसरी प्लेलिस्ट के साथ। बाकी सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडी अगर बुक आ गई है, न्यू बुक टेस्ट एडिशन, उसका PDF आपके पास है तो आप मुझे, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे शेयर करवा दें, न्यू बुक होनी चाहिए। तो पाकिस्तान स्टडी के ऊपर भी साथ साथ काम शुरू करते हैं। नंबर मेरा जो है वो 0333266737 है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस पर मुझे PDF आप शेयर करें, पुरानी बुक नहीं, पुरानी बुक का फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना भाई। अब इसकी तरफ चलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ये यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन मैंने बता दी इलेक्ट्रिक करंट की, I से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है भाई। आपने घरों में ये कॉन्सेप्ट देखा होगा जिसको हम कहते हैं वोल्टेज। सारे ही हम लोग वापडा के सताए हुए हैं ना, सारे ही वापडा के सताए हुए हैं, तो वोल्टेज वर्ड से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं हम ये कहते हैं यार वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गया आज, तो हमारी तो चीज़ें ही जल गई। या फिर हम ये बोलते हैं यार वोल्टेज आज बड़े कम आ रहे हैं, ट्यूब लाइट जो है, लाइट भी इतनी धीमी हो गई है, हल्की हो गई है, फ़ैन भी स्लो स्लो चल रहा है, वोल्टेज आप कम आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये वोल्टेज करते हैं ना, वोल्टेज, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं। कभी सोचा ये वोल्टेज होता क्या है? आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट होता है, भाई इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी ना होता है। इलेक्ट्रिक करंट को तो हम कहते हैं, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स ले लें। तो इस वायर के अंदर, इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं।
तो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वोल्टेज नहीं है। हाँ, कभी आपने रफ्तार पे गौर किया है इन इलेक्ट्रॉन्स की, इस फ्लो ऑफ चार्जेस की? मैं ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करना चाहता यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, चार्जेस जो हैं प्रोटॉन भी होते हैं। बहरहाल ये एक दीगर बहस है। आप तो अभी आसान सा समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, एक आम आदमी बोलेगा यार इस कॉइल के अंदर करंट मौजूद है, बोलेगा ना, आप भी बोलेंगे इस कॉइल में करंट मौजूद है। और टेक्निकल ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो आप बोलेंगे इस कॉइल के अंदर चार्जेस का फ़्लो हो रहा है, चार्जेस का फ़्लो हो रहा है। आपने स्पीड पे गौर किया है कभी? फ़्लो ऑफ चार्जेस के स्पीड, ये स्पीड दो तरह की होगी, या तो ये स्लो होगी या फिर ये फास्ट होगी या फिर ये नॉर्मल होगी। आपके घरों में जो वोल्टेजेस आते हैं ना, आप कहेंगे जब आपका पंखा नॉर्मल चल रहा होगा, लाइट नॉर्मल चल रही होगी, ठीक है, तो आप कहेंगे कि यार वोल्टेज नॉर्मल है, वोल्टेज नॉर्मल है, वोल्टेज नॉर्मल है, ठीक है। या फिर आप बोलेंगे यार वोल्टेज बहुत ज़्यादा है या वोल्टेज बहुत स्लो है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल अगर वोल्टेज हैं तो इसका दूसरा मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि यार हमारी बिजली की तारों में जो इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो कर रहे हैं, जो फ़्लो ऑफ चार्जेस है, उनकी रफ़्तार नॉर्मल है। दोबारा सुन लीजिए, जब आप ये कहते हैं कि यार आज वोल्टेज नॉर्मल है, तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि आप क्या कह रहे हैं कि आपके घर में जो बिजली की तारें हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो कर रहे हैं, जो चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं, उनकी स्पीड नॉर्मल है। तो वोल्टेज जो है इसका ताल्लुक़ स्पीड के साथ, मैंने ये नहीं कहा स्पीड है, हाँ ये बात ध्यान में रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि स्पीड है वोल्टेज, मैंने कहा वोल्टेज का ताल्लुक़ स्पीड के साथ है। जब आप कहते हैं कि वोल्टेज नॉर्मल है तो आप इनडायरेक्ट वे में कहते हैं कि यार चार्जेस जो हैं, जो फ़्लो कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक करंट जो फ़्लो कर रहा है, चार्जेस जो फ़्लो कर रहे हैं, उनकी स्पीड जो है वो नॉर्मल है। और अगर वोल्टेज आप कहते हैं यार बड़े हाई हो गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं उनकी रफ़्तार बहुत तेज़ हो गई है, बड़ी स्पीड में चार्जेस जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। नॉर्मल रफ़्तार चार्जेस की ये है, ये जा रही आराम से, ये नॉर्मल रफ़्तार। अगर यही चार्जेस की रफ़्तार फास्ट हो जाएगी तो ठीक है। तो वोल्टेज आप कहते हैं यार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप इनडायरेक्ट वे में क्या बोल रहे होते हैं कि हमारी बिजली की तारों में जो चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं उनकी रफ़्तार बहुत फास्ट हो गई है। या फिर आप ये बोलेंगे कि यार वोल्टेजेस आज बहुत कम हैं, बड़े कम वोल्टेज आ रहे हैं यार, पंखा भी सही नहीं चल रहा, बल्ब भी सही नहीं चल रहा। तो आप इनडायरेक्ट वे में पता है क्या कहेंगे कि तारों के अंदर, आपकी बिजली की तारों के अंदर जो चार्जेस हैं उनकी जो स्पीड है वो क्या है, वो बहुत स्लो हो गई है। इसी बात को आप ये क्या कहते हैं कि यार वोल्टेज कम आ रहे हैं। रफ्तार बढ़ाने के लिए आपको पता है किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फोर्स की। फोर्स, इसको हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, धक्का लगाने वाली फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, धक्का लगाने वाली फोर्स। और इसी धक्का लगाने वाली फोर्स का दूसरा नाम है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये वो फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो क्या कर रही होती है? धक्का लगा रही होती है चार्जेस को। क्या कर रही होती है? थ्रस्ट, थ्रस्ट, धक्का लगा रही होती है किनको? चार्जेस को। अब ये जो ड्राइविंग फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, अगर ये बहुत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा तेज़ी के साथ धक्का लगेगा, तो चार्जेस की रफ़्तार बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है ना। और आप क्या कहेंगे? यार वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया। और अगर ये ड्राइविंग फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो चार्जेस को धक्का देने वाली फोर्स है, अगर ये फोर्स हल्की हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हल्की हो जाएगी,
तो चार्जेस को धक्का भी हल्का मिलेगा, चार्जेस को धक्का भी हल्का मिलेगा, तो चार्जेस की रफ्तार क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। आप क्या बोलेंगे, यार वोल्टेजेस बड़े ड्रॉप हो गए। और अगर ये ड्राइविंग फोर्स, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि चार्जेस को धक्का लगा रही है, अगर ये नॉर्मल हो तो आप क्या कहेंगे, यार वोल्टेज नॉर्मल आ रहे हैं। तो साबित हुआ कि असल में ये वोल्टेज जो हम बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, हम इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। तो आप वोल्टेज कह लें या फिर आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह लें, ईएमएफ कह लें, एक ही बात है। और ये वोल्टेज और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इस तार के अंदर जिसमें चार्जेस ऑलरेडी फ्लो कर रहे हैं, अगर इन वोल्टेजेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है अभी नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं नॉर्मल स्पीड के साथ, नॉर्मल स्पीड के साथ फ्लो कर रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि यार इस चार्जेस की रफ्तार को बढ़ा दिया जाए, तो इनडायरेक्ट वे में आप क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बढ़ा दो, या फिर आप ये कहेंगे यार वोल्टेजेस को बढ़ा दो, ये चार्जेस फिर तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप ये कैसे करेंगे, हाउ, ये कैसे होगा, ये मैग्नेट की मदद से होगा, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से होगा। जी, आप ये काम मैग्नेट के ज़रिए कर सकते हैं। यही काम पावर हाउसेस में हो रहा होता है, पावर हाउसेस में हो रहा होता है, जहाँ से बिजली आ रही होती है ना आपके घरों में, उन पावर हाउसेस के अंदर भी बड़े बड़े मैग्नेट लगे हुए होते हैं। और मैग्नेट लगे हुए होते हैं तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। आपको बस सिर्फ इतना करना है कि इस मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लेके जाना है। जैसे ही आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक लेके जाएंगे, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, इस मैग्नेट की इस मैग्नेटिक फील्ड को इस कॉइल के नज़दीक लेके जा रहे हैं। और इस कॉइल में क्या चल रहा है अभी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, नॉर्मल रफ्तार से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस नॉर्मल रफ्तार से आगे जा रहे हैं। जैसे ही ये मैग्नेट यहाँ आएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी इस करंट के साथ, क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस जो हैं इनको धक्का लगेगा, इनको धक्का लगेगा। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यहाँ पर जो वोल्टेज है जो इन चार्जेस को धकेल रही है, उसमें इजाफा हो जाएगा। और जब ईएमएफ में इजाफा हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में इजाफा हो जाएगा, वोल्टेज में इजाफा हो जाएगा, तो चार्जेस बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये काम आप कैसे कर रहे हैं, ये आप इस मैग्नेट की मदद से कर रहे हैं, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कर रहे हैं। तो आप चार्जेस की रफ्तार को इस कॉइल के अंदर मौजूद वोल्टेज को या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो है आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल ये करना होगा कि ये मैग्नेट जो आप लें, ये आप छोटा मैग्नेट लेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, अगर बड़ा मैग्नेट लेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बड़ी होगी, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उस बड़े मैग्नेट की। तो आप बड़ा मैग्नेट यहाँ रखेंगे, उसकी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो जब इंटरेक्ट होगा इन फ्लोइंग चार्जेस के साथ, तो क्या होगा, फ्लोइंग चार्जेस की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ जाएगी ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ड्राइविंग फोर्स ऑफ द चार्जेस बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो तेज़ी से धक्का लगेगा, क्या होगा, वोल्टेजेस बढ़ जाएंगे। अब वोल्टेजेस जो है आप कम करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कम करना चाहते हैं, इस ड्राइविंग फोर्स को आप कम करना चाहते हैं, जो चार्जेस को धकेल रही है, ड्राइव कर रही है, धक्का दे रही है, इसको कम करना चाहते हैं, तो बस फिर मैग्नेट जो है कम पावर का यहाँ ले आइए। कम पावर का मैग्नेट होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। कम मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि वो मैग्नेट इतना ताकतवर नहीं होगा। उसको जब आप इंटरेक्ट कराएंगे तो फिर क्या होगा, इस इंटरेक्शन में इन चार्जेस की रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी, इन चार्जेस की रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी।
इन चार्जेस के ऊपर लगने वाली ड्राइविंग फोर्स जो है वो हल्की हो जाएगी, इन चार्जेस पे लगने वाली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो हल्की हो जाएगी, या इन चार्जेस पे लगने वाला वोल्टेज जो है वो हल्का हो जाएगा। किस वजह से? इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि अब आप जो मैग्नेट लेके आए हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड हल्की है। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ाने हो घटाने हो बड़ा आसान सा तरीका है, मैग्नेट नज़दीक ले आइए, मैग्नेट बड़ा होगा बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वोल्टेज बढ़ जाएंगे। मैग्नेट छोटा होगा छोटी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वोल्टेज कम हो जाएंगे। और नॉर्मल पे भी तो मामला चल रहा था ना, जिसको आप नॉर्मल वोल्टेजेस कह रहे थे। तो ये नॉर्मल वोल्टेजेस जो हैं ये किसकी वजह से हैं? ये भी मैग्नेट की वजह से हैं। जी, शुरू में भी मैग्नेट ही मौजूद था, लेकिन वो मैग्नेट लगा हुआ था नॉर्मल, जो नॉर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस कर रहा था, जिससे चार्जेस की रफ्तार स्लो थी। आपने उस नॉर्मल मैग्नेट को हटा के या तो बड़ा मैग्नेट नज़दीक कर दिया या छोटा मैग्नेट नज़दीक कर दिया, या उसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को आपने बढ़ा दिया या घटा दिया। उसका रिज़ल्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बढ़ जाने में और घट जाने की सूरत में आपको नज़र आ रहा है। और उसका रिज़ल्ट क्या नज़र आ रहा है? वोल्टेज बढ़ रहे हैं या वोल्टेज कम हो रहे हैं। ठीक हो गई भाई ये बात। अब ये सारा बैकग्राउंड समझाना क्यों ज़रूरी था? लेंस लॉ, ये। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई नहीं वो भी आवाज़ सुन लीजिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ पर एक मैग्नेट ही नहीं है नॉर्थ और साउथ वाला परमानेंट मैग्नेट, बल्कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो होने की वजह से इस कॉइल के इर्द गिर्द भी, या फिर हम कह सकते हैं कि इस कॉइल के अंदर भी, ये जो खाली जगह है इस कॉइल की, क्योंकि ये कॉइल है ना, अगर वायर आप ले लें, कोई ऐसी वायर है, सीधी वायर है, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी अपनी भी बनेगी। इस वायर के इर्द गिर्द भी, इस वायर के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड अपनी भी बनेगी। कब बनेगी? जब इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। तो जैसे ही किसी वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उस वायर के इर्द गिर्द क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई ये, एक मैग्नेटिक फील्ड जो वायर के इर्द गिर्द बन रही है अगर वायर स्ट्रेट है, या फिर वायर कॉइल की शक्ल में है तो इसके अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? ये बाहर जो मौजूद है, जो आपने मैग्नेट यहाँ लगा रखा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब मैग्नेट में आपने नॉर्थ और साउथ देखा है ना, जब इस मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ मौजूद है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस कॉइल के अंदर, तो उसका भी नॉर्थ और साउथ होगा ना, उसका भी नॉर्थ और साउथ होगा। कॉमन सेंस की बात है यार, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रही है तो नॉर्थ और साउथ इसका भी होगा ना, क्योंकि फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर मौजूद है तो इसका मतलब मैग्नेट भी मौजूद है। पता है वो मैग्नेट क्या है? ये कॉइल। जी, ये कॉइल अब एक मैग्नेट है, ये कॉइल अब एक मैग्नेट है। कब? जब इस कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा। बात समझ आ गई सारी? लेंस लॉ डायरेक्शन की बात करता है सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की। जी, कैसे डायरेक्शन की बात करता है? टू द पॉइंट कोर कॉन्सेप्ट इसका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेंस लॉ बोलता है आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई? ये सुन लीजिए अब ज़रा। पहले लेंस लॉ का आपने एक वर्ड में मैंने आपको बता दिया क्या है लेंस लॉ का ताल्लुक, इस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। अब इसका नोट्स ले लीजिए। इसका नेम क्या है? इसका नेम, फुल नेम है हेनरिक फ्रेडरिक लेंस। हेनरिक फ्रेडरिक लेंस। हेनरिक फ्रेडरिक लेंस, ठीक है। डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया भाई इसने? कौन सा ऐसा काम किया इसने?
discovered, gave rule for determining the direction of an induced current. gave rule, इसने तरीका बता दिया. gave rule, इसने तरीका बता दिया. इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस रूल से क्या कर सकते हैं, फॉर determining, पता चला सकते हैं, फॉर determining, पता चला सकते हैं क्या चीज़, द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट विद इन अ लूप. लूप कह लें आप या कॉइल कह लें आप, विद इन अ लूप कह लें या कॉइल कह लें या कंडक्टर कह लें या तार कह लें. ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो लेंस आपको तरीका बताता है. लेंस आपको रूल बता देता है कि भाई इस रूल को फॉलो करें और इससे आपको क्या पता चल जाएगा, डायरेक्शन पता चल जाएगी करंट की. ये करंट कौन सा है, ये इंड्यूस्ड है. इंड्यूस्ड मतलब किसी दूसरी चीज़ ने किसी दूसरी चीज़ की मदद से पैदा किया गया करंट. अब पिछली वीडियो के अंदर हम ये जान चुके हैं कि ये करंट इंड्यूस्ड कैसे होता है, इंडक्शन करंट की कैसे होती है, मैग्नेट की मदद से. भाई बड़ा आसान सा तरीका, आप एक वायर के इर्द गिर्द मैग्नेट को घुमाइए तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा. ये जो करंट है ये इंड्यूस करंट है. या फिर आप मैग्नेट को एक जगह पे रखें और वायर को उसके आगे पीछे घुमाएं, हरकत दें, तो इससे भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पैदा हो जाएगा. तो इस किस्म का इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर जो पैदा होता है मैग्नेट की वजह से, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. ठीक है भाई, और दोनों तरीके मैंने आपको अभी बता दिए. पिछली वीडियो में इसमें तफसील से बात हो चुकी है कि ये कैसे आप कर सकते हैं. या तो आप कॉइल या वायर जो है उसके इर्द गिर्द मैग्नेट को हरकत दें, या फिर कॉइल को मैग्नेट्स के इर्द गिर्द हरकत दें. दोनों में से किसी एक चीज़ को हरकत देनी पड़ेगी. तो इलेक्ट्रिक करंट जो बनेगा उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. ये बात जहन में रखिएगा. ठीक है भाई, अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. डिस्कवरी तो हमने इसकी देख ली. स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट मतलब इसका बयान, इसका लॉ जो इसने दिया. ये बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब यहाँ पर तो ऊपर हमने किसकी बात की है, यहाँ पर तो हमने करंट की बात की है, यहाँ पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं. भाई जो डायरेक्शन करंट की है, तो करंट इंड्यूस्ड है ना, तो जब करंट की डायरेक्शन आपको पता लगेगी ना, तो खुद ब खुद आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी. तो क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद द हेल्प ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ठीक है ना, दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है, परेशान मत होइए. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ सर्किट, जैसे कि यहाँ कॉइल को हमने देखा, कॉइल भी एक सर्किट ही है. इन अ सर्किट is always such that it opposes the cause. It opposes the cause which produces it. यानी कि जो उसको पैदा करने वाला है वो उसके ख़िलाफ़ ही हरकत करेगा. क्या कहा, जो उसको बनाने वाला है, जो उसका खालिक है, जो उसका क्रिएटर है, जो उसका मेकर है, उसी के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर देगा. भाई उसके ख़िलाफ़ क्यों लड़ रहे हो, वो तो आपको बनाने वाला है. ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है, बनाया जिसने है उसी के ख़िलाफ़ हरकत कर देना. अब इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बनाने वाला कौन है यहाँ पर, मैग्नेट है.
वो बना रहा है उसको। तो मैग्नेट जो है उसको बना रहा है किसको? वायर के अंदर इंड्यूस्ड करंट को या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। तो जैसे ही ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वायर के अंदर, जैसे कि यहाँ मैं बना रहा हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लीजिए कि ये एक कॉइल है, ठीक है, ये एक कॉइल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। यार यहाँ पर ज़रा इसमें डिस्कवर्ड में ये जो लिखा है इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, नहीं तो ये फिर परेशानी होगी। इंड्यूस्ड करंट नहीं, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखें, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैं इसको ज़रा यहाँ पर ये कर दूँ, है ना। गैव रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि देखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अलग चीज़ है, करंट अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी ये क्लियर हो गया। अच्छा, स्टेटमेंट की तरफ, तो यहाँ पर ये एक कॉइल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये बता दिया। अब आप एक मैग्नेट लेते हैं, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जैसे ही आप इस मैग्नेट को आगे लेके आएंगे तो मैग्नेट के इर्द गिर्द इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। आप इस मैग्नेट को जब नज़दीक लेके आएंगे, ये नज़दीक लेके आ गया, तो जैसे ही आप मैग्नेट को नज़दीक लेके आएंगे इस कॉइल के जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? आईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें प्रोड्यूस होगी, पता है क्या होगा? उसके साथ ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के प्रोड्यूस होने के साथ ही इस कॉइल के इस साइड पर नॉर्थ पोल बन जाएगा और इस पे साउथ पोल बन जाएगा। देखें, दो काम हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया। ये कॉइल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेट है, आप इसको नज़दीक ला रहे हैं, नज़दीक ला रहे हैं, और इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप नज़दीक लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही आप इस मैग्नेट को नज़दीक लेके आ रहे हैं इसके नॉर्थ पोल को सामने रखते हुए इस कॉइल के सामने, तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट हो जाएगी, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि इस कॉइल के इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और साउथ पोल बन जाएगा, दूसरी बात। तीसरी बात ये होगी कि अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिएक्ट करेगी, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिएक्ट करेगी, किसके खिलाफ? इसके खिलाफ रिएक्ट करेगी। इसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, अपोज करेगी, इसके खिलाफ एक्ट करेगी ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कैसे करेगी? आप जिस तरह आपको पता है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा, दूर हटाएगा एक दूसरे से, और साउथ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा, दूर हटाएगा एक दूसरे से। इसी तरह नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब इस मैग्नेट ने इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बनाया, इंड्यूस किया, यहाँ पर ये प्रोड्यूस हो गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी वक्त इस कॉइल की इस साइड पर नॉर्थ पोल और इस पे साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल यहाँ अपीयर हो गया, आप जो मैग्नेट आगे लेके आए हैं उसका भी नॉर्थ पोल आप आगे लेके आए हैं, तो अब ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी दोनों में भाई। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके खिलाफ एक्ट करेगी और इसको दूर हटाएगी, इसको दूर हटाएगी, इस मैग्नेट को पीछे हटाएगी, धक्का देगी। तो यही बात तो कर रहा है लेंस, यही तो कह रहा है। वो बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपने इंड्यूस की है यहाँ पर, इसकी जो डायरेक्शन है इन अ सर्किट में इज़ ऑलवेज सच दैट, वो इस तरह होगी कि इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसी के खिलाफ काम करेगी जिसने इसको पैदा किया है। तो यहाँ पर आप नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देख लीजिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन,
बस इस तरह से लेंस आपको बताता है कि आप डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मैग्नेट को नज़दीक लेके आइए, उसके नॉर्थ पोल को नज़दीक लेके आइए, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फ़ौरन फिर रिएक्ट जो करेगी इसी नॉर्थ पोल के ख़िलाफ़ ही करेगी। तो बस आप देख लीजिए आपके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, और यहाँ तो मैंने आपको ये नॉर्थ पोल की फॉरवर्ड डायरेक्शन बताई है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बैकवर्ड डायरेक्शन बताई है। असल में ऐसा नहीं है, यहाँ इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी, देखें, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी मामला होता है ना। आप ये घड़ी देखें, घड़ी यूँ अगर चल रही है जैसे हम घड़ी को चलते हुए देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज है, दीवार पे जो घड़ियाँ लगी हुई होती हैं, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है, हमारी घड़ियाँ क्लॉकवाइज ही चलती हैं। ठीक है, अगर उल्टी घड़ी चलना शुरू हो जाए तो हम इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो मामला होगा वो कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन होगी, ईएमएफ की इस केस में, ईएमएफ की इस केस में कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। किसकी, ईएमएफ की। और अगर ईएमएफ की एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, इस नॉर्थ पोल की कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई, और इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप समझ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये अपोजिंग फोर्स जो लग रही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर, इससे फिर क्या होगा, मैग्नेट पीछे की तरफ आएगा। आपको पता है मैग्नेट के पीछे आने से भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी जी, यही तो प्रॉब्लम है। मैग्नेट को आप आगे करें तब भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी, मैग्नेट को पीछे करेंगे तब भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी। मैग्नेट को आगे पीछे करने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। आपने मैग्नेट को आगे किया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। आपने मैग्नेट को पीछे किया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात। पहले केस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, जब आपने मैग्नेट को आगे किया। जब मैग्नेट को आपने पीछे किया, अब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे कि जैसे ही इस मैग्नेट को अब आप पीछे करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब पोल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, पोल्स चेंज हो जाएंगे। पहले ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, अब ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये अभी लिखवा भी रहा हूँ मैं पॉइंट्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। ये है कॉन्सेप्ट इसका कि आप डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वो फाइंड आउट कर सकते हैं with the help of the direction of that thing which is actually responsible of producing it। और यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो उसको प्रोड्यूस कर रही है, ये मैग्नेट। बस बातें काफ़ी हो गई, अब ज़रा इसके नोट्स ले लीजिए, इसकी डेरिवेशन भी ले लीजिए। एक्सप्लेनेशन, explanation, north pole of magnet, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं ना, जो बातें बताई हैं वही लिखवा रहा हूँ। आप देखें, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट अप्रोचेस टू कॉइल, अप्रोचेस मतलब पहुँचता है, नज़दीक होता है, अप्रोचेस टू कॉइल। आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नज़दीक कर रहे हैं कॉइल की तरफ, इससे क्या हो रहा है, induced electromotive force produces, induced
electromotive force produces in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. फिर क्या है तीसरा पॉइंट? एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट या एट द सेम टाइम नॉर्थ पोल appears at coil. North pole appears at coil. coil पे मैंने बना के दिखाया था ना, ये नॉर्थ पोल अपीयर जो हुआ था. एट द सेम टाइम नॉर्थ पोल अपीयर्स एट कॉइल, एट कॉइल this north pole of coil resist, this north pole of coil resist या opposes, resist या opposes the north pole of magnet, the north pole of magnet. ठीक है भाई, ये तो एक केस हो गया. जब आप क्या कर रहे हैं, ये केस 1 है, केस 1 जिसमें आप आगे लेके जा रहे हैं. अब केस 2 को भी देख लेते हैं. केस 2 जिसमें मैग्नेट पीछे आ रहा है. क्या है इसका पहला पॉइंट? मूव अवे द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट. पीछे कर लीजिए मैग्नेट के नॉर्थ पोल को. मूव अवे द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट. Move away the north pole of magnet. Again EMF, again EMF, induced EMF, again induced EMF produces in coil. Produces in coil, but in which direction? In clockwise direction. In clockwise direction. At the same moment, at the same moment, at the same moment, south pole appears in coil. South pole appears in coil. In coil. याद आया, मैग्नेट जब पीछे आ रहा है तो कॉइल के अब यहाँ क्या आ गया था? साउथ पोल, और यहाँ क्या चला गया था? नॉर्थ पोल. कब? जब मैग्नेट पीछे कर रहे थे आप. ये दूसरा केस है. मूव अवे द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट. ठीक है. और इसमें क्या लिखा हुआ है? साउथ पोल अट्रैक्ट्स द लिविंग मैग्नेट ऑफ नॉर्थ पोल. अब ये अट्रैक्शन होगी. पहले रिपल्जन हो रही थी, अब ये अट्रैक्शन होगी, क्योंकि नॉर्थ पोल दूर आ रहा है ना मैग्नेट का. तो वो साउथ पोल जो अपीयर हुआ है वो उस मैग्नेट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा. साउथ पोल of coil, south pole of coil attracts the leaving magnet, attracts the leaving magnets north pole, leaving magnets north pole. ठीक हो गया भाई. पॉइंट्स भी आ गए इसके. मैथमेटिकल अप्रोच इसकी देख लेते हैं.
मैथमेटिकल अप्रोच तो लेंस लॉ की खैर नहीं है, बस इसका कंक्लूजन और कंजर्वेशन वाला टॉपिक देख लेते हैं। इस सारी बहस का कंक्लूजन, नतीजा क्या निकला है इस एक्सप्लेनेशन से जो मैंने आपको दिया। इंड्यूस्ड करंट फ्लोज, इंड्यूस्ड करंट flows in a manner that opposes the change, that opposes the change by attracting, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, by attracting oblique repelling, ब्रैकेट क्लोज, रिपेलिंग, दोनों काम हो रहे हैं ना, अट्रैक्शन का भी रिपेलिंग का भी, विच इज गिविंग राइज टू इज, विच इज गिविंग राइज, इसको पैदा करने वाला, विच इज गिविंग राइज टू इट, इसको जो पैदा करने वाला। इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन अ मैनर दैट अपोजेस द चेंज बाय अट्रैक्टिंग रिपेलिंग विच इज गिविंग राइज टू इट, उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, किसको, जिसने इसको पैदा किया है, इंड्यूस्ड करंट। और किसने पैदा किया है? मैग्नेट ने, उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, ये अब हमारे पास लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो याद है ना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लेंस लॉ, ये क्या चक्कर है यहाँ पर भी चक्कर है, नोट कर लीजिए। टोटल एनर्जी जो है वो यहाँ पर कंजर्व रहेगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नोट कर लीजिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, in case of electromagnetic induction, work done in changing the magnetic field, work done in changing the magnetic field is converted into electrical energy, is converted into electrical energy in the form of induced current, in the form of induced current, in the form of इंड्यूस्ड करंट। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भाई, वो जो आप मैग्नेट को आगे धक्का दे रहे हैं, मैग्नेट जो आगे आ रहा है, तो ये वर्क डन हो रहा है ना, और वर्क डन के लिए एनर्जी चाहिए, आपको पता है, बगैर एनर्जी के तो वर्क डन नहीं होता, इसीलिए वर्क डन और एनर्जी को इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है। तो ये वर्क डन जो हो रहा है मैग्नेट को आगे लाने में, वो बोल रहा है कि ये वर्क डन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वर्क डन इज changing the magnetic field, work done in changing the magnetic field is converted into electrical energy in the form of induced current। तो जितना वर्क डन आप कर रहे हैं मैग्नेट को आगे लाने में, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट हो रही है उसके अंदर। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट में बदलाव ला के, चेंज ला के। क्या हो रहा था शुरू में? वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझाया था कि इलेक्ट्रिक करंट की रफ्तार बढ़ जाती है, समझ आ रही है बात? तो रफ्तार कैसे बढ़ गई यार? वो चार्जेस की, वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए ना, ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए। तो कैसे ज़्यादा एनर्जेटिक हुए? आपने मैग्नेट को नज़दीक किया, मैग्नेटिक, और ये वर्क डन जो हुआ मैग्नेट को नज़दीक करने के सिलसिले में, वो वर्क डन जाके कंजर्व किस शक्ल में हुआ? उन चार्जेस की स्पीड को, स्पीड में। ठीक है, तो जितना वर्क डन आपने किया मैग्नेट के ऊपर,
उससे उतना ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट हुआ और उससे उतना ही जो है वो ताकत मिली चार्जेस को आगे बढ़ने में, कि उनकी रफ्तार में इजाफा हो गया, उनकी स्पीड में इजाफा हो गया। तो ये साबित करता है कि वो चार्जेस ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए। ठीक है भाई, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हवाले से ये भी पॉइंट था। अगला जो टॉपिक है हमारा इसके बाद पार्ट 3, वो एडी करंट्स का है। एडी करंट्स को देखेंगे एंड देयर मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफ़ेक्ट्स, और एडी करंट्स के जो है वो मैग्नेटिक और हीटिंग इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट्स, इनको देखेंगे, एडी करंट्स होते क्या हैं इसको देखेंगे। एडी इफ़ेक्ट्स ऑफ एडी करंट्स, मैग्नेटिक और हीटिंग इफ़ेक्ट्स, इनको देखेंगे। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट और एडवांटेजेस भी इसके देखेंगे, और कैसे एडी करंट्स को रोका जा सकता है, ये अगले पार्ट के अंदर देखेंगे, पार्ट 3 के अंदर। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।